नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया। अनाज, दाल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया। किसान अपनी उपज राज्य के बाहर बेच सकेंगे। विमानों, रेलगाड़ियों और बसों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का पृथकवास अनिवार्य। चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के संभावित उपयोग पर अध्ययन फिर शुरू करेगा। और अमेरिका ने चीन से आने वाली उड़ानों पर 16 जून से रोक लगाई। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष भारत यात्रा की तारीखें तय की जा चुकी थीं, लेकिन ये यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित करने का फैसला किया। ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित कर रहे हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों के लगातार सुदृढ़ होने का पता चलता है। इससे पहले 6 अप्रैल को दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी और एक दूसरे के देश में फंसे नागरिकों को सुविधाएं और सहायता देने के बारे में चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों ने दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बड़े मजबूत मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, जिनका निरंतर विकास हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सामरिक साझेदारी 2014 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी एबॉट की भारत यात्रा और उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से सुदृढ़ हुई। दुनिया के 2 लोकतांत्रिक देशों के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को लेकर समझ विकसित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ये एक दूरदर्शी कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज तथा आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा मिली है। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों न हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह वहां से माल खरीदेगा और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कानूनी बंधन नहीं होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार के इस फैसले से किसान, उपभोक्ता और व्यापारी सभी वर्गों के हितों की रक्षा होगी।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर नियंत्रण से संबंधित नियमों को उदार बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है। संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि मूल्य श्रृंखला के किसी भी प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और किसी भी निर्यातक की निर्यात मांग इस तरह की स्टॉक सीमा की व्यवस्था से मुक्त रहेगी, ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश प्रभावित न हो। इस संशोधन के जरिए किसान और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होंगे तथा मूल्य में स्थिरता भी आएगी। साथ ही भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण होने वाली कृषि उपज की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसलों से ग्रामीण भारत, खास तौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लंबित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत, एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में विमान, ट्रेन या बस से आने वाले सभी लक्षण मुक्त यात्रियों को 7 दिन तक अपने घर में पृथकवास में रहना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लक्षण मुक्त यात्रियों के लिए अनिवार्य आवासीय पृथकवास की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश में सरकार ने कहा है कि हवाई अड्डों, रेलवे और परिवहन अधिकारी दिल्ली के प्रधान सचिव, राजस्व और संभागीय आयुक्त को प्रतिदिन दिल्ली आने वाले यात्रियों का विवरण देंगे। उसके बाद ये विवरण संबंधित जिलाधिकारियों को भेजा जाएगा, जो अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों का 7 दिन का पृथकवास सुनिश्चित करेंगे। समुद्री चक्रवात महाराष्ट्र में अलीबाग के निकट टकराने के बाद कल तीसरे पहर रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के विभिन्न भागों से होते हुए नासिक को पार कर गया। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट को चक्रवात के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिससे तूफानी हवाएं, भारी वर्षा और समुद्र में 6 से 8 फुट ऊंची लहरें उठी। इससे रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाद में देर रात समुद्री तूफान राज्य के उत्तरी भागों की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया। आकाशवाणी से विशेष भेंट में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि तूफान और कमजोर पड़ गया है। आज सुबह निसर्ग और वीक हो रहा है और अभी विदर्भ के ऊपर एक डिप्रेशन जैसे लोकेटेड है। हमारा उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में ये फर्दर वीक होकर एक वेलमार्क लोकेटेड एरिया हो जाएगा विदर्भ और एडजनिंग साउथ एमपी के ऊपर। इसका कोई विंड का असर नहीं है। इसके साथ अगले 12 घंटा के लिए हेवी रेनफॉल हो सकता है। हमारी मुंबई संवाददाता ने खबर दी है कि सामान्य स्थिति बहाल होने को देखते हुए राज्य सरकार ने चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लोगों की समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। चक्रवात निसर्ग के प्रभाव के कारण पुणे और अहमदनगर जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने वाली आंधी हवा चलने की संभावना है, जबकि नासिक, बिड और औरंगाबाद जिलों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद है। चक्रवात निसर्ग आगे कमजोर होता जा रहा है और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चुका है। इस चक्रवात की वजह से पुणे में 2 और अलीबाग में 2 लोगों की मौत हुई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड संक्रमण के इस काल में चिकित्सा कर्मियों के लिए आरामदायक पीपीई का निर्माण किया है। संगठन ने सुमेरु PACS के साथ मिलकर इसका विकास किया है। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों से मिले फीडबैक के आधार पर बताया कि पीपीई पोशाक पहनने के 30 से 40 मिनट बाद चिकित्सा कर्मियों को परेशानी होने लगती थी। इसे पहनने पर पसीना आता था, जिससे काम करने में असुविधा होती थी। लेकिन इस समस्या का पता चलने पर डीआरडीओ ने आरामदायक पीपीई तैयार किया है। इतना ही नहीं, नया उपकरण करीब 500 ग्राम वजनी है, जो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी शरीर को गर्म नहीं होने देता और आरामदायक बना रहता है। नई प्रणाली से डॉक्टरों और दूसरे चिकित्सा कर्मियों को कमरे के भीतर 6 घंटे काम करने पर भी परेशानी नहीं होती। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र CMERI ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक से वेंटिलेटर का विकास किया है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इस नए वेंटिलेटर के निर्माण के दौरान इसे कई तकनीकी और डिजाइन के बदलाव से
गुजारा गया। इस दौरान दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल और विवेकानंद हॉस्पिटल के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के जरूरी सुझावों पर भी अमल किया गया। इस वेंटिलेटर की कीमत करीब 80,000 से 90,000 रुपए है। वेंटिलेटर का ये नमूना अपने में कई जीवन रक्षक नियंत्रण खूबियों से लैस है, यानी वेंटिलेटर में प्रति मिनट सांस की गणना सहित कई विशेषताएं हैं। अमेरिका ने कल एक आदेश में 16 जून से चीन से यात्री विमान सेवा पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि चीन की ओर से अमेरिकी उड़ानों को चीन में नहीं आने देने की प्रतिक्रिया में यह कदम उठाया गया है। इस आदेश पर अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हवाई यात्रा के मुद्दे पर वो चीन के साथ बातचीत जारी रखेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियेसस ने कहा है कि WHO कोरोना वायरस के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संभावित उपयोग का अध्ययन फिर शुरू करेगा। इससे पहले इस दवा पर अनुसंधान कर रहे चिकित्सकों ने कुछ समय के लिए नए रोगियों को ये दवा देना बंद कर दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित सभी परीक्षण जारी रखने की सलाह दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया। अनाज, दाल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया। किसान अब अपनी उपज राज्य के बाहर बेच सकेंगे। विमानों, रेलगाड़ियों और बसों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का पृथकवास अनिवार्य। चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संभावित उपयोग पर अध्ययन फिर शुरू करेगा। और अमेरिका ने चीन से आने वाली उड़ानों पर 16 जून से रोक लगाई। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,776 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या 1,03,003 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के 8,900 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक रोगियों की संख्या 2,07,615 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 मौत भी हुई हैं, जिससे भारत में अब तक कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई है। भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्यु दर 2.80% है। उत्तर प्रदेश में कोविड जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर जांच प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी और केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए मदद करेगी। हमारे संवाददाता से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वैश्विक महामारी की रोकथाम के साथ साथ राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जांच मशीनें लगाई जा रही हैं, जो कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट 1 घंटे के बाद दे देंगी।
नई ट्रू नेट मशीनें नॉन कोविड अस्पतालों में लगाई जाएंगी। ये मशीनें 1 घंटे के भीतर ही टेस्ट के नतीजे बता देंगी, जिससे मरीजों को किसी आपातकाल की स्थिति में जल्दी इलाज मिल सकेगा। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही है। हमें टेस्टिंग लैब की स्थापना हो या फिर कोविड हॉस्पिटल की सुविधाओं को स्ट्रेंथनिंग करने की भारत सरकार ने भरपूर मदद की है। भारत सरकार ने हर विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए भी सहयोग करने की बात की है। हमारे पास पहले 1 लैब नहीं थी, आज 24 गवर्नमेंट की और 6 प्राइवेट लैब स्थापित हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 3,15,000 से ज्यादा परीक्षण किए हैं और अभी प्रदेश की 30 लैब में 10,000 परीक्षण प्रतिदिन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाल ही में देश में कोविड मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 47% हो गई है। 2025 रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 4,326 हो गई है, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। निगरानी समिति होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की निरंतर जांच कर रही है। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 230 नए मामले पाए गए, जबकि 222 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना पीड़ित 2025 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 47% हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि जुलाई से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के 168 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,588 हो गई है। अब तक 371 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 24 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब कुल 978 कंटेनमेंट क्षेत्र है, जबकि 5,445 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,772 रह गई है। राज्य के 27 जिलों में मंगलवार शाम से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। सबसे अधिक प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या 27 नए मामलों के साथ बढ़कर 3,597 हो गई है। अब तक राज्य में 1,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और इन नमूनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या केवल 3.08% है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार कर रही है। राज्य में अब तक दर्ज किए गए कुल 18,117 मामलों में से 12,212 रोगी पूरी तरह से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य की कोविड-19 की वर्तमान रिकवरी दर 67.4% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। फिलहाल राज्य में 4,783 रोगियों का इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में अब तक कोविड-19 के 13,063 मामले दर्ज किए गए हैं। सूरत में मामलों की संख्या बढ़कर 1,793 हुई है, जबकि वडोदरा में 1,140 मामले सामने आए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 53 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 779 हो गई है। संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 42% तक पहुंच गई है। राज्य में 321 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं और 5 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 340 व्यक्ति कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। राज्य में एक ही दिन में संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों की ये सर्वाधिक संख्या है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी अवधि में कोविड संक्रमण से 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कल शाम कोलकाता में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बसु ने ये बात कही। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों और मृत्यु होने के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में सामने आ रहे हैं। इसके बाद हावड़ा और उत्तर 24 परगना जिलों का स्थान है। राज्य में अभी तक 6,508 व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 273 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2,580 रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 139 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,857 हो गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि कल केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मरने वालों की संख्या 34 है। 1,700 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कल 54 से अधिक लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण की इस अभूतपूर्व परिस्थिति में लोगों तक पहुंचने का अथक प्रयास कर रहा है। उपायुक्त डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान डायलिसिस की बढ़ी मांग को देखते हुए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर जिला प्रशासन ने निःशुल्क डायलिसिस, कीमोथेरेपी, दवाइयां और परिवहन प्राप्त करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन की स्थापना की है। 1800 से अधिक जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। इसके अलावा श्रीनगर प्रशासन द्वारा निर्धारित जीवनरक्षक और आवश्यक दवाइयों को नई दिल्ली से एयर कार्गो के माध्यम से प्राप्त करने के बाद मरीजों को उनके घर तक उपलब्ध करा दिया गया। हेल्पलाइन के माध्यम से 39 आपात स्थितियों को भी शामिल किया गया, जिनमें दुर्घटना आदि के अलावा 107 गर्भवती महिलाओं को उनकी आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए सहायता भी प्रदान की गई। आकाशवाणी श्रीनगर से सुनील कौल। जम्मू कश्मीर में घरेलू विमान सेवाएं बहाल होने और देश भर में फंसे हुए नागरिकों को उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कल 19 उड़ानें जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों पर पहुंची। इन उड़ानों में 1,628 यात्री केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि 8 उड़ानों से 351 यात्री जम्मू उतरे और 11 उड़ानों से 1,277 यात्री श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रवासी कामगारों को लाने की श्रृंखला में कल 2 श्रमिक रेलगाड़ियों से 3,205 प्रवासी मजदूर कल कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके साथ ही आने वाले प्रवासियों की संख्या 38,227 हो गई है। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 25,000 पार कर गई है। कल राज्य में 1,286 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब तक 208 लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अंग प्रत्यारोपण के ऑपरेशन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के नियम अधिसूचित किए हैं। देश में तमिलनाडु और विशेष रूप से राजधानी चेन्नई में अंग प्रत्यारोपण के सर्वाधिक ऑपरेशन होते हैं। रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों, नर्सों और प्रत्यारोपण से जुड़े अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उनकी सेवाएं किसी और कार्य के लिए नहीं ली जाएंगी। इन लोगों में संक्रमण की नियमित रूप से जांच की जाएगी। कोविड-19 के लिए निर्धारित अस्पतालों में संवेदनशील और जटिल शल्य चिकित्सा पर रोक लगा दी गई है। अंगदान करने वाले लोगों को कोविड-19 वाले वार्ड में नहीं ले जाया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। तेलंगाना में कल कोविड-19 के 129 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,020 हो गई है। इस बीच 30 लोगों को संक्रमण के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,556 हो गई है, जबकि 1,355 लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से 7 और लोगों की मौत होने से यह संख्या बढ़कर 99 हो गई है। कोविड-19 पर आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर तन्मय तालुकदार ने कहा है कि अधिकांश लोग जिन्हें कोविड-19 का संक्रमण है, वे या तो संक्रमण की प्रसुप्त दशा में या उनमें हल्का फुल्का संक्रमण का लक्षण है। ऐसे लोग स्वस्थ लोगों तक बीमारी को चुपचाप फैलाते हैं। अधिकतर लोग तो उनको लक्षण बहुत कम होते हैं, लेकिन बीमारी फैलाने की क्षमता उनमें फिर भी बरकरार होती है। हालांकि दूसरों से थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये लोग खांसेंगे, छींकेंगे कम, इसीलिए ये खतरा रहता है। काफी मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होते हैं कोविड के, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स से हम लोग कहते हैं। ये कम्युनिटी में बीमारी को फैलाना काफी हद तक इन्हीं से होता है। विभिन्न माध्यमों पर चल रही फर्जी खबरों से सावधान करने के लिए हम आपके लिए तथ्यों की जांच के आधार पर सच्चाई सामने लाते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने ऑनलाइन समाचार चैनलों पर प्रकाशित एक खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने 65 लाख मीट्रिक टन अनाज बर्बाद होने दिया, जिसकी गरीब लोग भूखे थे। FCI ने एक पत्र में बताया कि ये सूचना पूरी तरह से निराधार है और तथ्यों को गलत प्रस्तुत करते हुए 71,08,000 मीट्रिक टन अनाज भंडार की काल्पनिक बर्बादी का समाचार दिया गया है।
एफसीआई ने कहा है कि सच ये है कि वर्ष 2019-20 के दौरान केवल 1930 मीट्रिक टन अनाज बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुआ। पत्र सूचना कार्यालय ने भी एक ट्वीट में बताया है कि अन्य जगहों पर भेजने के लिए रखे गए अनाज को गलत तरीके से बर्बाद अनाज बताया गया। एफसीआई ने स्पष्ट किया है कि मंडी में मौजूद और अन्य जगहों पर भेजने के लिए तैयार अनाज भंडार मानवीय उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इसे किसी भी तरह से बर्बाद अनाज नहीं कहा जा सकता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विशाल। 6.5 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है किसानों को अपनी फसल किसी भी कीमत पर कहीं भी बेचने की आजादी। एक देश एक कृषि बाजार का रास्ता साफ, किसान सीधे व्यापारियों और निर्यातकों से जुड़ेंगे। राष्ट्रीय सहारा ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है किसान कहीं भी बेच सकेगा अपनी उपज। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू का कर सकेगा भंडारण। दैनिक जागरण ने कृषि सुधारों की दिशा में अहम कदम बताते हुए लिखा है बाजार में कम होगी बिचौलियों की भूमिका, किसानों को मिलेगा उपज का उचित मूल्य। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के पाकिस्तानी कमांडर और 2 स्थानीय आतंकियों के मारे जाने पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है पुलवामा 2 का मास्टरमाइंड और जैश का आईईडी एक्सपर्ट ढेर हुआ। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध में कमी का समाचार देते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर 3 में से 2 जगह गतिरोध में कमी, भारत चीन सेना पीछे हटी। जनसत्ता के अनुसार तनाव घटाने के लिए 6 जून को होगी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में बौद्ध धरोहरों को तोड़े जाने पर भारत की कड़ी आपत्ति को अमर उजाला ने प्रमुखता से दिया है। भारत ने कहा जल्द कब्जा छोड़े पाकिस्तान, पुरातत्व विशेषज्ञों को भेजने की पेशकश। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 2 लाख से अधिक होने का समाचार राष्ट्रीय सहारा के मुखपृष्ठ पर है। पत्र के अनुसार दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1513 मामले। वहीं अमर उजाला ने लिखा है देश में 1 लाख से अधिक मरीजों ने कोरोना को हराया। 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाए बिना ब्रिटेन भागे कारोबारी विजय माल्या को कभी भी लाया जा सकता है, भारत कई अखबारों में है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराने और उससे हुए नुकसान को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है निसर्ग ने पेड़ उखाड़े, मुंबई को बख्शा, 120 किलोमीटर की रफ्तार से आया तूफान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया। अनाज, दाल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया। किसान अब अपनी उपज राज्य के बाहर बेच सकेंगे। विमानों, रेलगाड़ियों और बसों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का पृथकवास अनिवार्य। चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर पड़ा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के संभावित उपयोग पर अध्ययन फिर शुरू करेगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।